अभी तक खुफिया पुलिस का कोई आदमी हमारे पीछे नहीं है। जहां स्टेशन पर खुफिया पुलिस अजनबी लोगों का जरूर पीछा करती है। मैंने पूछा हमारा हाइड आउट कहाँ होगा। कमांडो औरंगजेब इन दरख्तों की तरफ गौर से देख रहा था जहां शाम का अंधेरा गहरा हो रहा था। कहने लगा अभी कुछ मालूम नहीं, इसका फैसला अपने आदमी शमसुद्दीन से मिलने के बाद ही होगा। अब मेरे साथ आओ। हम एक होटल में बैठे चाय पीने लगे। हम उठकर ग्राउंड वाले जंगले के साथ साथ चलते शिमले के उस बाजार में आ गए जहां हर किस्म की दुकानें थीं और आबादी गुंजान थी। जहां विष्णु होटल का एक जगह बोर्ड लगा था। ये होटल एक दुकान की तरह था। अंदर कुछ लोग बैठे चाय वगैरह पी रहे थे। हम भी अंदर जाकर बैठ गए। औरंगजेब ने लड़के को 2 चाय लाने का कहा और अपने जूतों के तस्मे दुरुस्त करते हुए मुझे आहिस्ता से कहा, यहाँ हम अपने आप को हिंदू जाहिर करेंगे, जो चाहे अपना हिंदुआना नाम रख लेना। हमें रात का अंधेरा होने तक कुछ वक्त गुजारना है। होटल में मजदूर पेशा किस्म के पहाड़ी लोग बैठे चाय और सिगरेट पीते हुए ऊंची आवाजों में एक दूसरे से हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। दुकानों की बत्तियां रोशन हो गई थीं। बाजार में हिंदू सिख मर्द और औरतें गुजर रही थीं। कोई शलवार कमीज पहने हुए थी, माथे पर तिलक लगा था। कोई साड़ियों में मलबूस थीं और कांधों पर गर्म शालें रखी हुई थीं। चाय वगैरह पीने के बाद औरंगजेब ने घड़ी पर वक्त देखा और बोला, अब चलना चाहिए। हम होटल से निकलकर बाजार में आ गए। 2-3 बाजारों से गुजर गए। थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद एक चौक आ गया जहां से एक सड़क नीचे बाजार में जाती थी। इस बाजार में आलीशान दुकानें थीं। खूब रोशनियां हो रही थीं। एक दुकान के बाहर कश्मीर एम्पोरियम का बोर्ड लगा हुआ था। ये कश्मीरी शालों और लकड़ी के काम का कश्मीरी नवादरात की दुकान थी। दुकान काफी बड़ी थी। एक जानिब दीवार पर पंडित नेहरू की तस्वीर लगी थी जिस पर फूलों का हार पड़ा हुआ था। गाहक काउंटर के पास खड़े नवादरात देख रहे थे। दुकान के आखिर में एक काउंटर के पीछे कुर्सी पर एक उधेड़ उम्र का कश्मीरी गर्म स्वेटर कोट और गुलूबंद पहने नजर की ऐनक लगाए बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसकी दाएं जानिब छोटी मेज पर कुछ रजिस्टर और फाइलें पड़ी थीं। औरंगजेब यूं ही शोकेसों में नवादरात को देखता हुआ उस उधेड़ उम्र आदमी के पास आ गया। मैं उसके साथ ही था। ये शख्स दुकान का मालिक लगता था। कमांडो औरंगजेब ने उसके करीब जाकर कहा, हमें चनार की लकड़ी का कलमदान चाहिए, क्या आपके पास होगा? उस आदमी ने अखबार पर से नजरें हटाकर पहले औरंगजेब को देखा और फिर मेरी तरफ देखा। कहने लगा, इस वक्त तो नहीं है, 2-1 रोज में माल आने वाला है, शायद उसमें आ जाए। आप ये कलमदान देखें, ये दियार की लकड़ी का है। उसने शोकेस में से एक कलमदान निकालकर हमारे सामने काउंटर पर रख दिया। औरंगजेब उसे उलट पलट कर देखने लगा। उसने कलमदान मुझे दिखाकर कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है शर्मा? हम दोनों कलमदान देखने लगे। इस दौरान उस उधेड़ उम्र कश्मीरी ने, जो दुकान का मालिक ही था, एक कागज पर कुछ लिखा और बड़ी राजदारी से कागज का टुकड़ा कमांडो औरंगजेब के आगे कर दिया। कमांडो औरंगजेब ने कागज के उस टुकड़े को पढ़े बगैर जेब में रखा और कलमदान को काउंटर पर पीछे हटाते हुए कहा, हमें चनार की लकड़ी का कलमदान ही चाहिए, हम फिर आ जाएंगे। उधेड़ उम्र आदमी ने आगे से कोई जवाब न दिया और बड़ी लाताल्लुकी से कुर्सी पर बैठकर दोबारा अखबार पढ़ने लगा। हम दुकान से बाहर आ गए। कमांडो औरंगजेब मुझे एक रेस्तोरां में ले गया। ये जरा बेहतर किस्म का रेस्तोरां था और पढ़े लिखे गाहक बैठे खामोशी से चाय पी रहे थे। मैं और कमांडो औरंगजेब कोने वाली मेज पर बैठे थे। उसने जेब से दुकानदार का दिया हुआ कागज का टुकड़ा निकालकर मेज के नीचे साथ ले जाकर पढ़ा और कागज को मरोड़कर उसकी गोली बनाकर जेब में रख लिया। कहने लगा, ये दुकानदार हमारा आदमी शमसुद्दीन था। इसने मुझे रात 10 बजे के बाद खुफिया हाइड आउट में आने की हिदायत की है। मैंने पूछा, ये खुफिया हाइड आउट कहाँ पर है? कमांडो औरंगजेब ने कोई जवाब न दिया। बैरा हमारे लिए चाय लेकर आ रहा था। औरंगजेब ने सिगरेट सुलगा लिया। हमें रात के 10 बजे तक वक्त गुजारना है और अभी सिर्फ 7 ही बजे हैं। इस रेस्तोरां में ज्यादा देर बैठना ठीक नहीं होगा। फिर तुम्हारा क्या मशवरा है? मैंने पूछा। औरंगजेब कुछ सोचकर बोला, हम किसी सिनेमा हाउस में वक्त गुजारेंगे। हमने जल्दी जल्दी चाय पी और रेस्तोरां से बाहर आकर एक जानिब चल पड़े। दूसरे बड़े चौक के कोने में एक सिनेमा हाउस था जहां कोई अंग्रेजी फिल्म चल रही थी। फिल्म शुरू हो चुकी थी मगर टिकट वाली खिड़की खुली थी। हमने गैलरी के 2 टिकट लिए और गैलरी में जाकर बैठ गए। हॉल में अंधेरा था। स्क्रीन पर फिल्म का सीन चल रहा था। गैलरी तकरीबन खाली थी। हम ऐसी जगह बैठे थे जहां हमारे आसपास दूसरा कोई नहीं था। औरंगजेब कहने लगा, शमसुद्दीन जहां एक तरह से हमारा मास्टर स्पाई है, उसने हाइड आउट में एक छोटा ट्रांसमीटर सेट भी छुपा कर रखा हुआ है। हम वहां से कमांडो शेरवान से बात कर सकेंगे। हमारा मिशन जरा मुश्किल है। ये एक्शन का कम और सुराग रसानी और जासूसी का मिशन ज्यादा है। मुझे यकीन है कि शमसुद्दीन के आदमी 4 रेजिमेंट के गैरिजन से परवीन का सुराग लगा लेंगे। उसके बाद हमारा एक्शन कमांडो मिशन शुरू होगा। इंटरवल के बाद हमने वहीं सिनेमा हॉल में कुछ खाने के लिए मंगवा लिया। इंटरवल के बाद फिल्म शुरू हुई तो औरंगजेब ने कलाई पर झुककर वक्त देखा। कहने लगा, हमें पूरे 10 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा।
हाइड आउट तक जाते हुए भी 15-20 मिनट लग जाएंगे। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद वक्त देख लेता था। फिल्म काफी लंबी थी। आखिरी बार वक्त देखकर कमांडो औरंगजेब उठ खड़ा हुआ। हमें चलना चाहिए। हम गैलरी की सीढ़ियां उतर कर नीचे आ गए। सर्दी की वजह से सिनेमा हॉल की लॉबी खाली पड़ी थी। हम खामोशी से पतलून की जेबों में हाथ दिए तेज तेज कदमों से चलते बाजार में एक जानिब मुड़ गए। अब औरंगजेब मेरा गाइड था। उसे मालूम था कि उसे कहाँ जाना है। वो शिमले की माल रोड पर आ गया। माल रोड की अक्सर दुकानें बंद हो चुकी थीं और बाजार तकरीबन सुनसान था, जहां से एक रास्ता नीचे शिमले के तंग बाजार में जाता था। हम उस बाजार में उतर गए। दोनों जानिब ढलानी छतों और लकड़ी के छज्जों वाले मकान एक दूसरे में घुसे हुए थे। ये मकामी आबादी वाला बाजार था। छोटी छोटी दुकानें थीं जो कुछ खुली थीं, कुछ बंद। हम बाजार में काफी नीचे उतर गए तो एक पहाड़ी टीले के पास से होते हुए हमवार जगह पर आ गए। ये एक टेरिस था। उसके आगे पत्थर की सीढ़ियां नीचे जाती थीं। सीढ़ियों के आगे एक नाला बह रहा था, जहां सड़क की बत्तियों की थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी। हम उस रोशनी में नाले के साथ साथ चलने लगे। अब हम गैर आबाद पहाड़ी इलाके में से गुजर रहे थे। औरंगजेब एक जगह नाले से हटकर 2 टीलों के दरमियान वाले रास्ते पर आ गया, जहां अंधेरा था। उसने रुककर एक टीले का जायजा लिया, फिर उसके साथ साथ चल पड़ा। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। हम एक ऐसी जगह पर आ गए जहां नीचे कुछ फासले पर किसी गांव की रोशनियां झिलमिलाती नजर आ रही थीं। जरा चढ़ाई चढ़कर एक जगह दरख्तों में मुझे अंधेरे में एक मकान दिखाई दिया। करीब गए तो मैंने देखा कि वो लकड़ी का एक कैबिन था। अंधेरे में उसकी ढलानी छत एक तरफ को झुकी हुई नजर आ रही थी। उसके अहाते में लकड़ी के 2-3 बड़े बड़े बाले पड़े थे। कमांडो औरंगजेब वहां रुक गया। उसने चारों तरफ का जायजा लिया, फिर मुझे वहीं एक जानिब अंधेरे में रुकने का कहकर आगे बढ़ गया। उसने अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में से पिस्तौल निकालकर अपनी पतलून की जेब में रख लिया। उसका सीधा हाथ भी पतलून की जेब में था। लकड़ी के केबिन का दरवाजा बंद था। कमांडो औरंगजेब ने दरवाजे पर हाथ से 3 बार खास इशारे के अंदाज में दस्तक दी। अंदर से किसी ने दरवाजा खोल दिया। कमांडो औरंगजेब अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा फौरन बंद हो गया। मैं लकड़ियों के शहतीरों के पास एक तरफ होकर अंधेरे में खड़ा था। मेरी निगाहें केबिन के दरवाजे पर लगी हुई थीं। इतने में दरवाजे के दुर्जों में से मुझे हल्की सी रोशनी नजर आई। अंदर किसी ने शायद लैंप रोशन किया था। इतने में दरवाजा दोबारा खुला। कमांडो औरंगजेब ने इशारे से मुझे बुलाया। मैं केबिन के अंदर चला गया। केबिन लकड़ी का बोसीधा मगर काफी लंबा खोखा था, जिसकी दीवारें पत्थर से जोड़कर बनाई गई थी। छत लकड़ी की थी। दीवारों के साथ लकड़ी के कटे हुए तख्ते लगे थे। बाएं जानिब वाली दीवार के साथ लकड़ी के लंबे संदूक एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। गौर से देखा तो वो ताबूत थे जिसमें मसीही लोग अपनी मैयतों को लिटाकर अपने कब्रिस्तान में दफन करते हैं। इसी तरह के 3 ताबूत फर्श पर भी पड़े थे। एक ताबूत पर वही कश्मीर की नवादरात की दुकान वाला उधेड़ उम्र कश्मीरी यानी शमसुद्दीन बैठा था। फर्श पर पत्थर रखा हुआ था जिस पर मोमबत्ती अभी अभी रोशन की गई थी। कमांडो औरंगजेब ने अपने मास्टर स्पाई शमसुद्दीन से मेरा तारुफ कराया। शमसुद्दीन ने ना तो मुझसे हाथ मिलाया न मेरे सलाम का जवाब दिया। बस गौर से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कमांडो औरंगजेब से कहने लगा, मुझे कमांडर शेरवान ने वायरलेस पर सारी बात बता दी है। ये काम इतनी जल्दी होने वाला नहीं था, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके हाजी साहब की बेटी परवीन का सुराग मिल सके कि अगर वो जाट रेजिमेंट के हेडक्वार्टर या गैरिजन में है तो उसे किस मकाम पर रखा गया है। औरंगजेब शमसुद्दीन की सारी बात गौर से सुनता रहा। ख्वाजा साहब, हमें सिर्फ इतना मालूम हो जाना चाहिए कि परवीन को रेजिमेंटल गैरिजन में अगर वो वहां पर है तो उसे किस बैरक में या किस कमरे में बंद किया गया है। उसके बाद वहां से उसे निकालना हमारा काम है। मास्टर स्पाई शमसुद्दीन कुछ देर के लिए खामोश हो गया। कमांडो औरंगजेब ने कहा, क्या शिमले के इस गैरिजन या रेजिमेंटल हेडक्वार्टर में अपना कोई ऐसा आदमी है जो परवीन के बारे में दुरुस्त मालूमात फराहम कर सके? शमसुद्दीन बोला, अपना आदमी भी है और वो दुरुस्त मालूमात फराहम करके ले आएगा, लेकिन वही बात है कि इसमें हो सकता है कि थोड़ा वक्त लग जाए। लेकिन कमांडर शेरवान ने बताया है कि कर्नल भगत राम ने हाजी साहब को सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी है। औरंगजेब ने कहा, ये मोहलत ज्यादा भी हो सकती है। इस पर शमसुद्दीन बोला, और अगर कर्नल भगत राम ने मोहलत न बढ़ाई और परवीन को हलाक कर डाला तो ये बड़ी हजीमत होगी। दुनिया वाले क्या कहेंगे कि कश्मीरी कमांडो में इतनी हिम्मत भी न थी कि इतने बड़े कश्मीरी बुजुर्ग और लीडर की बेटी को छुड़ा सकते। कमांडो औरंगजेब भी सोच में पड़ गया। फिर उसने पूछा, आपके ख्याल में परवीन का पता चलाने में हमारे आदमी को अंदाजन कितना वक्त दरकार होगा? शमसुद्दीन बोला, मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। ये तो अपने आदमियों से मशवरा करने और उनकी राय मालूम करने के बाद ही कुछ पता चलेगा। हो सकता है वो कल शाम तक आकर परवीन का ठिकाना बता दें। हो सकता है इसमें 2-1 दिन लग जाए। हकीकत यह है, जैसा कि तुम खुद जानते हो, इस किस्म के हालात में सिक्योरिटी इतनी सख्त कर दी जाती है कि सुराग लगाने का काम सुस्त हो जाता है। फिर तुम्हारे श्रीनगर वाली छावनी को नीस्तो नाबूद करने के बाद भारतीय फौज में सख्त बेचैनी फैल गई है। वहां के कमांडर कर्नल भगत राम के लिए ये उसकी साख ही नहीं बल्कि फौजी कैरियर का मसला बन चुका है। चुनाचे इन हालात में परवीन उसके हाथ में आया हुआ एक मोहरा है जिससे वो बाजी जीत भी सकता है और बिसात उलट भी सकता है। लाजमी तौर पर जहां मिलिट्री की सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त कर दी गई होगी,
लेकिन तुम फिक्र न करो, काम मैं जितनी जल्दी हो सका करवाने की कोशिश करूंगा। मैं सुबह सुबह रहीम के पास जाऊंगा। वो पहले रात को भी यहीं सोता था, मगर अब लोअर बाजार में अपने मकान में चला जाता है। ऐसा करना कि कल दिन के 10-11 बजे के दौरान मेरे पास दुकान पर आ जाना। मैं तुम्हें सारी सूरत हाल बता दूंगा। मैं इस दौरान लकड़ी के ताबूत पर बैठा खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। शमसुद्दीन ने पूछा, तुम लोगों का कोई पीछा तो नहीं कर रहा था? कमांडो औरंगजेब ने कहा, मुझे यकीन है कि हमारे पीछे कोई इंटेलिजेंस वाला नहीं था। शमसुद्दीन ने कहा, तुम लोगों को साथ साथ नहीं फिरना चाहिए। मेरी दुकान पर तुम अकेले ही आना। अपने साथी कमांडो को बेशक इस कोठरी में ही छोड़ाना। ये ताले की एक चाबी अपने पास रख लो। उसमें जेब में से एक चाबी निकाल कर कमांडो औरंगजेब को दी और कहा, कल दिन के 10-10:30 बजे तुम अकेले मेरी दुकान पर आना। दुकान में दाखिल होने के बाद ऊपर गैलरी में चले जाना, मैं वहीं आ जाऊंगा। अब तुम लोग वापस चले जाओ। ख्याल रखना, अगर कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है तो उसे अपने पीछे पीछे ना आने देना। रास्ते में ही मौका पाकर उसे खत्म कर देना। अब जाओ। मास्टर स्पाई शमसुद्दीन ने मोमबत्ती फूंक मारकर बुझा दी। मैं और कमांडर औरंगजेब बोसीदा ताबूतों वाले केबिन से बाहर निकलकर अंधेरे में जिस तरफ से आए थे उसी तरफ रवाना हो गए। कुछ दूर चलने के बाद कमांडो औरंगजेब ने मुझे बाजू से पकड़कर अपने साथ जल्दी से एक तरफ अंधेरे में किया और उकाब जैसी चमकदार आंखों से पीछे अंधेरे में घूरने लगा। आहिस्ता से बोला, हो सकता है हमारे पीछे कोई खुफिया पुलिस वाला हो। अगर हुआ तो अभी सामने आ जाएगा। हम कोई 2 मिनट तक पहाड़ी पगडंडी के उस मोड़ पर अंधेरे में खामोश खड़े रहे, मगर पीछे से कोई आदमी ना आया। जब औरंगजेब को इत्मीनान हो गया तो मुझे लेकर आगे चल पड़ा। मैंने औरंगजेब से पूछा, रात गुजारने के लिए हमारा ठिकाना कौन सा होगा? वो चलते चलते कहने लगा, शिमले के ऊपर बाजार में हमारा एक आदमी रहता है, हम उसके पास ठहरेंगे। रात के 11:15 बज रहे थे जब हम ऊपर बाजार की एक ऊंची नीची पहाड़ी में अपने आदमी के मकान पर पहुंचे। ये 40-42 बरस का एक मजबूत जिस्म वाला मजदूर टाइप का आदमी था। वो हमें ऊपर ले गया। उसने कोठरी खोल दी। अंदर जमीन पर बिस्तर बिछा हुआ था। कमांडो औरंगजेब ने उस आदमी से कहा, समत, मुझे 10 बजे के बाद शमसुद्दीन की दुकान पर जाना है। 9 बजे जगा देना। समत कहने लगा, जगा दूंगा, इस वक्त सो जाओ। उसने 2 लिहाफ लाकर रख दिए और चला गया। उसके जाने के बाद कमांडो औरंगजेब कहने लगा, बाजार में उसकी तेल और गैस के चूल्हे मुरम्मत करने की दुकान है। ये कश्मीरी मुजाहिदों का बड़ा बाएतमाद साथी है। इसका काम सिर्फ जरूरत पड़ने पर हमारे लिए रात बसर करने का इंतजाम करना है। इसके बाद हम सो गए। सुबह ठीक 9 बजे समत ने हमें जगा दिया। हमने नाश्ता किया। 10:15 बजे तो औरंगजेब ने मुझे कहा, तुम जहाँ रहो, मैं शमसुद्दीन से मिलकर हालात का पता करके आता हूँ। वो चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया और बोला, जिस आदमी की शमसुद्दीन ने ड्यूटी लगाई है वो अभी परवीन के बारे में पूरी मालूमात लेकर नहीं आया। शमसुद्दीन ने कहा है कि हम लोग समत की मकान पर ठहरें, वो खुद आकर हमें मिलेगा। समत मकान को बाहर से ताला लगाकर चला गया था। हमारे लिए उसने खाने पीने का सामान रख दिया था। हम उसके मकान की दूसरी मंजिल की कोठरी में सारा दिन बैठे रहे। उसकी मकान की पिछली खिड़की एक वादी में खुलती थी। उस तरफ से धूप आ रही थी। समद ने हमें बाजार वाली खिड़कियां खोलने से मना किया था। दोपहर गुजर गई, शाम गुजर गई, रात हुई तो शमसुद्दीन आया। कहने लगा, हाजी साहब की जिरगमाली बेटी परवीन का सुराग मिल गया है। हम खुश हो गए। शमसुद्दीन कोठरी में हमारे पास ही जमीन पर बिछी हुई दरी पर बैठ गया। उसने कहा, परवीन को फौजी गैरिजन की क्वार्टर गार्ड के ऊपर वाले कमरे में बंद किया हुआ है। वहां हर वक्त 3 मुसल्ला सिपाही पहरे पर होते हैं। गैरिजन के अंदर दिन के वक्त बाहर से जाने वाले हर सिविलियन की पूरी तलाशी ली जाती है। रात के वक्त किसी सिविलियन को गैरिजन में जाने की इजाजत नहीं है। गैरिजन के आसपास की पहाड़ियों पर फौजी गश्त करते रहते हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद दूरबीनों से क्वार्टर गार्ड की दूसरी मंजिल को देखते रहते हैं। इन लोगों को इस बात का शदीद खतरा लगा हुआ है कि कश्मीरी कमांडोज परवीन को छुड़ाने के लिए जरूर अटैक करेंगे। मैंने शमसुद्दीन से पूछा, क्वार्टर गार्ड की दूसरी तरफ क्या है? तुम्हारा मतलब उसके अकब से है? हाँ, शमसुद्दीन ने कहा, मैं दोपहर के बाद खुद ये जगह दूर एक पहाड़ी से देख कर आया हूँ। क्वार्टर गार्ड की पीछे की जानिब गहरी खड है। पत्थरों की दीवार खड की तह से क्वार्टर गार्ड की दूसरी मंजिल तक बिल्कुल सीधी चली गई है। रात के वक्त अब वहाँ खास तौर पर एक सर्च लाइट लगा दी गई है जो सारी रात रोशन रहती है। कमांडो औरंगजेब गहरी सोच में था। शमसुद्दीन कहने लगा, मोहलत की मुद्दत में सिर्फ कल और परसों का दिन रह गया है। मैं क्वार्टर गार्ड का जो नक्शा देख कर आया हूँ, मैं नहीं समझता कि वहाँ हमारा कोई कमांडो पहुँच सकेगा। और फिर सिर्फ वहाँ पहुँचना ही नहीं, वहाँ मुसल्ला फौजियों की मौजूदगी में परवीन को निकाल कर भी लाना है। पीछे से ऊपर जाने का कोई जरिया नहीं। गैरिजन में सिक्योरिटी इस कदर सख्त कर दी गई है कि अपने मुसलमान कश्मीरी साथियों को भी जो गैरिजन के अंदर बागबानी और रसोई वगैरह में काम करते हैं, सख्त चेकिंग के बाद अंदर जाने दिया जाता है। मैंने शमसुद्दीन से कहा, लेकिन कुछ भी हो, हमें परवीन को हर हाल में वहां से निकालना है। शमसुद्दीन कहने लगा, वो तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये भी मानता हूँ कि तुम लोग जान की परवाह किए बगैर इस मिशन पर चल पड़ोगे, लेकिन इससे क्या हासिल कि मिशन भी मुकम्मल ना हो और जान भी चली जाए। इस दौरान कमांडर औरंगजेब खामोश था। वो कुछ सोच रहा था। शमसुद्दीन ने बात खत्म की तो उसने सवाल किया, गैरिजन कमांडर कौन है? शमसुद्दीन ने कहा, उसका नाम ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद मुखर्जी है। वो जाट रेजिमेंट का ब्रिगेडियर है और गैरिजन का ऑफिसर कमांडेंट है। मगर तुम उसका क्यों पूछ रहे हो?